नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम के जरिए हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया रांची और हमारा विषय है आज का सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग नवाचारों का उपयोग करके ऐसे उत्पाद, प्रक्रियाएं या प्रणालियां बनाना जो भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षित करे और पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करे। इनमें ऐसे तकनीकें को विकसित करना शामिल है जो ऊर्जा कुशल हो, कम वेस्ट और पोल्यूशन पैदा करे और जिसमें रिसाइक्लेबल और रीयूजेबल मटेरियल का उपयोग शामिल हो। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का मकसद ही है भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमारे वर्तमान की ज़रूरतों को संतुष्ट करना, जिससे हम एक स्वस्थ और संतुलित ग्रह में अपना योगदान दे सके। तो चलिए यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से हम इस विषय पर और विस्तार से बातचीत करते हैं। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर्यावरण संरक्षण में कैसे अपना योगदान देती है? मैम, पहली बात ये है कि जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्रीकल्चर हो या जैसे एनर्जी का कंजम्पशन हो। रिसेंटली मोदी जी गए थे पुतिन के पास मिलने के लिए, तो उसमें की डिस्कशन ये हुआ था एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। तो अभी मोदी जी का ये डिसीजन था और मोदी जी और गडकरी जी रिसेंटली एक आध साल पे एक इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है और एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट का भी डिस्कशन चल रहा है। बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम यह होता है, जैसे फ्यूल का जैसे 100% फ्यूल यूज़ ना करके 80% फ्यूल यूज़ करें और 20% इथेनॉल यूज़ करेंगे। वो इथेनॉल भी हम लोगों को एग्रीकल्चर वेस्ट से मिल जाएगा, जैसे शुगर केन का वेस्ट हो गया, पल्प हो गया या ग्रेन हो गया, जो पंजाब में मोस्टली जो काटे जाते हैं उनसे हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। वेस्ट जो भी है रिसाइकल करके जो रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे पेपर वेस्ट हो गया या वेजिटेबल वेस्ट हो गया, उसे वेस्ट को रिड्यूस करके हम लोग फर्टिलाइजर्स में बना सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है। तो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जो आजकल की एनर्जीज या टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, उनके साथ जैसे आजकल व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन व्हीकल्स आ रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कंट्रोल करने में काम आ रहा है। वैसे ही आजकल जैसे नॉर्मल जैसे हो गए इन फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई या कॉलेजेस हो गए, रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे जनरेटर का नॉर्मल यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के लिए। तो उसमें भी जनरेटर्स में भी जैसे पहले पोल्यूशन काफ़ी होता था, नॉइज़ पोल्यूशन, उस सब को कंट्रोल करने के लिए आजकल वैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जैसे इंजन्स में वेरिएबल होता है, पहले CPCB2 इंजन होते थे, अब CPCB4 इंजन्स आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो उसका पोल्यूशन कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, लाइक एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, जो नॉइज़ पोल्यूशन कम हो रहा है। तो यही काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी चल रही हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी कई जगह पे यूज़ हो रहा है, जैसे चार्जिंग बैटरीज, लाइक ई रिक्शा, लाइक डेली ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सब ट्रैवल कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। और वैसे ही जो व्हीकल्स हैं उसमें चल रहा है, लाइक टू व्हीलर ऑल्सो वी आर गेटिंग। टू व्हीलर्स में भी हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड फोर व्हीलर ऑल्सो वी आर गेटिंग। एंड इन कमर्शियल व्हीकल नाउ ऑल्सो गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड। इससे पहले हमें पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे हम आगे फ्यूचर मतलब ऐसे एफिशिएंटली यूज़ करें ताकि फ्यूचर के जो हमारा जो फ्यूचर आने वाला है वो भी उसको यूज़ कर सके। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे हम जियोथर्मल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं ताकि हम मतलब कि फॉसिल फ्यूल पर रिलाय ना हो। इसके अलावा हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हमारे मतलब कई एग्जांपल्स हैं, जैसे हम अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान लेके आए थे जिसमें सब्सिडीज़ दी गई थी सोलर पैनल्स की। इसके बाद फिर स्वीडन एक एग्जांपल है जिसमें 90% से अबव जो है वेस्ट मतलब मैनेजमेंट किया गया। जैसे कि जो हम लोग डेली लाइफ में व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, कार्स वगैरह होते हैं, उसकी जगह हम लोग वॉकिंग और बाइसाइकिल का यूज़ करें, जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स को सेव कर सकें आने वाली जनरेशन के लिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि जो हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं कैरी बैग में, जैसे अपन कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे अपन प्लास्टिक वगैरह का यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम लोग कैरी बैग्स का यूज़ करें जो कि क्लॉथ से बने होते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूट कम हो सके। क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत गंदा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि
उस प्लास्टिक्स को अगर सॉइल में रहता है तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है। इस सब कारण वजह से सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को सेव कर सकते हैं। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं? जी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के उदाहरण जैसे कि आज के युग में देखेंगे आप, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल इंजन का बहुत उपयोग हो रहा है आज, और कार्स भी आजकल ऐसी आ रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो एक एग्जांपल हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स जो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसमें आप डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ करते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। तो उसमें आपका पोल्यूशन का तो कोई रोल नहीं है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि प्लास्टिक जो है वो लंबे समय तक अगर धरती पर रहा तो नुकसानदायक है। तो उसके लिए हम प्लास्टिक को रिसाइकल करने के कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि अपनाए भी जाते हैं। जैसे वेस्ट मटेरियल बहुत होता है, तो कई कंपनीज आज के दौर में कुछ स्टार्टअप भी ऐसे आए हैं जो प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाती है। I would like to give some examples of sustainable technologies. So there are many examples. The quite famous ones are One Central Park in Sydney, Australia. That is the very famous green buildings that has won 12 architect awards. And second one is Pixels Tower, which is also in Melbourne, Australia, which is the first one building based on the green technologies. It is based on the zero carbon emission. So it is a very famous example of sustainable technologies. Also there is Shanghai Tower in China. That is also the largest sustainable, the building based on the sustainable technologies. That also includes zero carbon emission. And then I would like to give example of waste management and segregation. We can use at homes to reduce the waste. We can use 4-point strategy for waste management, like reduce, reuse, recycle, and collection of waste. And then again, the procedure repeats. Some prominent examples are the solar panels, which harness solar energy and helps in less reduction of electricity. Wind turbines generate power from wind energy. Electric vehicles reduce reliance on fossil fuels and helps in conservation of the renewable resources. LED lighting uses less electricity and consumes less power. Green building materials are eco-friendly materials used in buildings, which is a part of sustainable technology. With the rise in technology, all people are getting aware of the imminent danger which climate change causes to the earth and the humanity as whole. So the companies are also taking charge on what to do for the sustainable development. Now coming to why we need to take some actions on sustainable development, I would state 3 points. Even after bringing new technologies such as solar, wind, etc., we are still facing some issues with the current technology, such as solar panels have a few years of lifespan. After that, it goes right into the landfill and it causes the same problem which we are trying to eliminate. Same with the wind energy. Once the turbines get used up after around 5 to 6 years, the turbines get transported to the landfills and become the part of the problem which we are trying to solve. For that, few companies have taken charge of the situation and are coming up with innovative solutions. Here are some examples of sustainable technologies: energy storage like batteries, fuel cells and supercapacitors; green buildings like energy emitting LED certified and passive house designs; microgrids and smart grids; some of water sustainable resources like agriculture management like rainwater harvesting, grey water reuse; agriculture management like vertical farming and regenerative agricultures; eco-friendly materials like recycled plastic and low carbon cements.
सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को विकसित करने और लागू करने में क्या कुछ चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को हम कैसे पार कर सकते हैं? There are many challenges for implementing and developing sustainable technologies. From my opinion, the very first challenge that we faced is cost issue. Initial investment can be compared to be very high than our traditional alternatives. And the very next challenge is technological limitations. As we know that whenever some new technologies came to market, it must needs to be proven. And there are many technologies that are still in developing phase. So it must needs to be proven. Then only after that it must be implemented. And the next challenge is, I think that policies and regulations issues. As we know that whenever some new technologies will implement in the market, it must policies and regulations are not in the favor of them. So this is another challenge. Next challenge is public awareness. Whenever we introduce some new technologies, so we must introduce and aware the public that it must need to be useful. Then only after that public will use it and accept it. लाइक आज के समय पे बात करें तो लाइक जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अभी, तो इनकी इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट बहुत हाई होती है. विदर लाइक हम बात करें सोलर के बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में, तो इनिशियल इसको जो सेटअप करने का कॉस्ट होता है वो हाई होता है. एंड अदर थिंग इज दैट लाइक द मार्केट एक्सेप्टेंस, लाइक व्हेन वी आर अबाउट टू बाई अ न्यू व्हीकल, देन जो नई टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में है, जैसे फॉर एग्जांपल ईवी, तो हम उसे खरीदने से पहले कतराते हैं. लाइक क्यों? क्योंकि उसके दो कारण हैं. एक तो इनकी इनिशियल कॉस्ट हाई है एंड दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनकी इनिशियल कॉस्ट एंड द मार्केट रेगुलेशंस एज वेल. सो और भी बहुत सारे कारण हैं जो अभी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हो रहे हैं वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड एज वेल, like in some part of India, like there are people who are using the drone and IoT devices for the irrigation, but अभी जहाँ पे ज़्यादा खेती हो रही है वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पा रही है. तो एक जो अवेयरनेस होता है वो भी एक लैग कर रहा है यहाँ पे, जो मेजर चैलेंज बन के उभर रहा है. एंड अदर थिंग इज़ कि लाइक गवर्नमेंट को और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए. फॉर एग्जांपल द AI, तो AI कैन बी द डबल एजेड सॉर्ड फॉर अस. लाइक ये हमें अच्छा भी कर सकते हैं, हमारे लिए ख़राब भी कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट शुड ब्रिंग द लॉज इन द AI एंड द ब्लॉकचेन सेक्टर एज वेल. लाइक दिस इज़ ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक एंड वो भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं हम लोग. तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ कैन वी डू दिस. इससे पहले किसी भी बिजनेस को अच्छा ग्रो करने के लिए हमें सब्सिडीज़ और फंड्स चाहिए. तो गवर्नमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ और फंड्स देनी चाहिए जिससे बिना रुके सस्टेनेबल बिजनेस ग्रो कर सकें. सेकेंड पॉइंट, पब्लिक सेक्टर्स में और गवर्नमेंट में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल बिजनेस इजीली ग्रो हो. तीसरा पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा बहुत वीक है जिसके कारण कनेक्टिविटीज़ प्रॉब्लम होती है. तो इसमें सस्टेनेबल बिजनेस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. सरकार और व्यवसाय की क्या भूमिका है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में? I feel that sustainable technology practices are equally important as sustainable economic practices for a developing economy. So, as we are familiar with the concept of Sarkar, Samaj, Bazar, that is society, market, and government. So, with the support of all these and a concerted effort between all these three, we can develop any policies or we can implement the policies in a better manner. So, to develop sustainable technology practices, I feel that infrastructure investment should increase in sustainable technology so that businesses can adopt them in a better manner. For example, charging stations can be constructed for electric vehicles, or else hydroelectric projects can be constructed so that more people can benefit from the electricity provided by it. And also, as we are familiar with this Sarkar Samaj Bazar, there is also a concept of what we call policy formulation, in which the government can significantly
invest in sustainable technology so that the research and development sector can increase in this particular sector of sustainable technology. Government are creating the regulations which incentivize the users to use the sustainable technologies in a more efficient way. For an example, in the year of 2016, government has introduced the Ujjwala Yojana, which leads to use the LPG cylinder rather than using the resources like woods and coals. Government should also invest in the infrastructure or sustainable research so that in the upcoming future they can create more technologies regarding the sustainable development. Government and businesses should collaborate and ensure that they will invest in the sustainable technologies by providing the subsidiaries which will be useful for the society and the field of sustainable development. Your businesses also play a vital role. Businesses have an important thing, that is their marketing. Businesses can market these things regarding the sustainable development and technologies to the people so that more viewers or more people will know the importance and the uses of these type of technologies. जैसा कि हम सब जानते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। हमारे संसार में और हमारी सोसाइटी में किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार का सहयोग बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो सरकार किसी भी सस्टेनेबल बिजनेस को ग्रो करने के लिए पहले तो SOPs, पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस बनाएगी। सेकंड पॉइंट है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है फंडिंग। तो सेकंड पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट R&D में इन्वेस्ट करे। थर्ड पॉइंट है रेगुलेशन। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी टेक्नोलॉजी की ये है कि उसके रिगार्डिंग कोई भी दुर्घटना हो तो कौन जिम्मेदार होगा। तो इसकी जिम्मेदारी और इसका पूरा प्रोसीजर गवर्नमेंट करेगी। एंड फॉर द बिजनेसेस नीड टू वर्क अपॉन द framework and regulatory agreements that are done with the government in order to run businesses. Second point, businesses need to make profit, and for profit they need to invest heavily on the marketing. They need to create a market, and they need to generate for the fulfillment of supply and demand chain. So what government and private entities can do for development of like technology with sustainable technology is one, the private entities can invest in something like silicon, which will like help the government for like solar energy, and the government can invest in like hydropower. And the government and both the private entities can introduce something called carbon capturing and storage, which captures carbon dioxide from the air, and we can use it on industrial purpose. Also, the government can make more like affordable public transportation, so the public won't have to like buy a new car each year. And the last thing is, the government like should make people aware about waste management and like how to throw their old digital products and like something like camera, phone, how they can renew it, recycle it or reuse it. एज एन इंडिविजुअल हम अपने दैनिक जीवन में क्या कुछ सस्टेनेबल चॉइसेस ले सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेट कीजिए आप पहले। एजुकेशन मिलेगा सभी को, तब पता चलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, टेक्नोलॉजी होता क्या है। हम मेनली इंडिया में इसके लिए मेजरली स्टडीज़ नहीं है, इस वजह से हमारे जो यंगस्टर हैं, हम लोग हैं, हमें उतना नॉलेज नहीं होता कि अभी रिसेंटली क्या टेक्नोलॉजी आया है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है इससे। वो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम यूज़ ही नहीं करते। हम लोग कन्वेंशन तरीका, जो पहले का तरीका था, वही यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें पहले सभी को एजुकेट करना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ऑफ एज
ऑल एज ग्रुप्स को एजुकेट करने चाहिए। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसका बेनिफिट्स कितना सारा है, आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी कितना बेनिफिट्स हो सकता है, इस वजह से हमें पहले एजुकेट करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए। रीयूज़ तो करना ही चाहिए, आप क्लोथिंग हो कुछ भी रीयूज़ करो। और रिसाइकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ रिसाइकल करो, आप एक प्लास्टिक का बॉटल ही क्यों ना की हो, आपको उसे रिसाइकल करना चाहिए। वो बॉटल एक कार्बन प्रिंट भी इन्वायरमेंट को इतना हार्म कर रहा है कि हम सोच नहीं सकते हमारे फ्यूचर में जाकर कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग दूध का पैकेट काटते हैं, हम लोग दूध का पैकेट काटते हैं तो हम लोग ऐसे काटते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा तो हम लोग फेंक देते हैं। आप पैकेट तो आप बोला कि हम रिसाइकल किया, बट वो छोटा सा पार्ट का क्या, छोटा सा आप अगर डेटास देखोगे तो वो छोटा सा पार्ट मिलियंस ऑफ टन्स वाटर्स में जाकर के, सीज लेवल्स में जाकर के वो क्लॉट हो जाता है और उसको कोई निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतना छोटा छोटा पार्ट्स है कि वो निकल ही नहीं सकता। वो बड़ा बड़ा पार्ट तो निकल भी जाएगा पर वो कैसे निकलेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कट करें तो हम लोग पूरा अलग ना करें, उसको साथ में ही रहने दें, जिससे वो रिन्यू फिर से अगर हम दें तो वो पूरा प्लास्टिक ही हो जाए, वो छोटा सा भी पार्ट नहीं होगा। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं वो छोटा सा पार्ट है, बट वो छोटा छोटा करके इन्वायरमेंट में मिलियंस ऑफ लोग वैसा ही करेंगे तो कितना सारे हमारा पोल्यूशन होगा, वाटर एक्वाटिक लाइफ कितना ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे करके हम सोच रहे करके काफ़ी सही कर सकते हैं कुछ। Let us know some ways by which the individuals can contribute towards sustainable development. First one is by following the formula reduce, reuse and recycle. Reduce is nothing but reducing purchase of new items and only using the older items. And reusing is using the item one again and again. And recycle as much as you can. And for shorter distances use cycles or walking and use public transportation. For shorter distances you don't try to use your own vehicles, by which it can cause more pollution and damage to the environment. And by creating campaigns and awareness about sustainable developments from younger age can also lead to a very good sustainable development. And turning off lights and fans and electronic appliances when not in use, and taking short time showers and repairing the leakages. We can reduce energy consumption, switch off the lights, fans when not in use, reduce water wastage, fix the pipe leaks, and reduce the food wastage. People are wasting food, and when clothes are not in use, then just donate, and reduce the use of paper, like switch to digital documents, then digital bills, and educate yourself and educate to others also. So now addressing the question, how can we make informed choices for the future and for sustainable development? It begins right from choosing reusable and paper cups from drinking tea to using a very advanced technology of sustainability in rocketry and advanced technologies. So it begins from basic layman to advanced scientist. So let's go from the basic layman. How can a layman contribute to sustainable development? Let's see. It begins like for drinking tea we can use reusable cups or paper cups. Then we can use public transport, which somewhat decreases the pollution and helps in sustainability, or use electrical vehicles, electrical motors. Then we can go for using solar panels for electricity generation. Then the main principles which we need to put into effect are reduce, reuse and recycle. These are the main principles which bring in the core of sustainable development. Then one of the main principle which is a must and not included in the 3 R's is refuse. We need to refuse all that any technology or any input which is a hindrance to the sustainable development. यहाँ के स्टूडेंट से हमने बात की, जाना कि किस तरीके से सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में अपना किरदार निभा रहा है। अब आइए यहाँ के फैकल्टी से इसके और पहलुओं के बारे में हम जानते हैं। अभी आप जानते हैं कि दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उनका काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन का कई कारण हैं। एक तो
आप जानते हैं कि दुनिया में डिजिटाइजेशन बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। आज जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, 3 साल बाद 2 साल बाद नया मॉडल आ रहा है, पुराना मॉडल 2 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो जा रहा है। तो सारी क्षेत्र में यही परिवर्तन आ रहा है। तुरंत चीज़ों का चॉइस, डिमांड बदलते रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का भी उसी हिसाब से बदलना पड़ता है और वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। और एक दिशा में हम लोग काम करते हैं जो कि बोलते हैं रीमैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए कोई व्हीकल अभी 5 साल में ऑब्सोलीट हो जाते हैं। मेडिकल सिस्टम में कोई इंस्ट्रूमेंट है जो यूएसए में 2-3 साल बाद बदलते रहते हैं, तो ये सारे फेंकने लायक नहीं है। हम इसको एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट बोलता है। एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट में मान लीजिए एक व्हीकल में ऐसा नहीं है उसको सारे कंपोनेंट्स बर्बाद हो गया, लेकिन हम उसको फेंक देते हैं। जहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स, मटेरियल्स एंड एनर्जी एम्बेडेड है। तो अभी एक नया टेक्नोलॉजी का दिशा आया जो अफ्रीका में कोई सारे ऐसे इंडस्ट्री बना रहे हैं। हिताची अपना माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग मशीनरीज बना रहे हैं जो पुराना मशीन्स को लेके उसको नया रूप देते हैं जिसका परफॉर्मेंस नया मशीन का बराबर होगा। तो इसमें हम 30 to 40% एक मशीन में 30 to 40% एनर्जी और मटेरियल सेव कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी परिवर्तन करके उसको नया प्रोडक्ट जैसा बना के फिर उसके लिए मार्केट में पेश करना। तो यही कुछ दिशा है जिसमें हमारा प्रतिष्ठान काम कर रहा है। आज जो है कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टूडेंट्स का रोल क्या हो सकता है। आज स्टूडेंट जैसे स्कूल, कॉलेज या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकता है। आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकते हैं उसमें जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर देयर कुड बी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स जो हो सकता है, जैसे सोलर डेकाथलन फॉर एग्जांपल, जहाँ पे स्टूडेंट अपना एक प्रोटोटाइप, अपना जो आइडियाज़ है उसको वो बना के ला सकता है और उसके बाद उसका कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसका स्केलेबिलिटी के ऊपर वो लोग एक काम कर सकता है। इस जगह पे बिकॉज़ ये हिल टॉप छोटा नागपुर प्लेटो के ऊपर है तो इसका वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो वेजिटेबल्स ग्रोथ बहुत इफ़ेक्टिव है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो मार्केट तक लेके नहीं जा पाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इस पे काम करें कि क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर जहाँ पे वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ऐसे कुछ सिस्टम बनाए जिससे वो मार्केट तक सामान को ले जा सकते हैं, तो इनका जो वेस्टेज होता है वो रिड्यूस होगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जिस पे लोग काम कर सकता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग इस सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचा सकते हैं जो अल्टीमेटली हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को कम करने में आवश्यक अभ्यास है। इसके आचरण को अपनाकर हम संसाधनों का संरक्षण करते हैं, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अपने ग्रह की रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने में हम सब की प्रमुख भूमिका है और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस भूमिका को हम बहुत अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।